मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर का दूसरा दिन, सीएम आज कई विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। यूपी कोटे के मंत्री बने नेताओं का सम्मान, बीजेपी आज 10 केंद्रीय मंत्रियों को सम्मानित करेगी। मेरठ में कांवड़ यात्रा को लेकर हाई लेवल बैठक, मुख्य सचिव प्रशांत कुमार डीजीपी शामिल होंगे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर किया पोस्ट, चेन्नई आवास के बाद नृशंस हत्या की निंदा की। श्रावस्ती में डीएम ने बाढ़ क्षेत्र का दौरा किया, लगातार हो रही बारिश से राप्ती नदी उफान पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है प्राइम उत्तर प्रदेश का, जहां हाथरस कांड का मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। बताया ये जा रहा है कि देव प्रकाश मधुकर ने सरेंडर किया है। दिल्ली के नजफगढ़ उत्तम नगर के बीच के एक अस्पताल में यूपी के हाथरस पुलिस पहुंची थी। देव प्रकाश ने उनके सामने सरेंडर किया है और हाथरस हादसे के बाद पहली बार भोले बाबा सामने आ चुका है। तो वही पहली प्रतिक्रिया देते हुए उसने कहा कि हम 2 जुलाई की भगदड़ की घटना के बाद से बहुत दुखी हैं। हमें और संगत को इस दुखी की घड़ी से उबरने की शक्ति दे। सभी शासन और प्रशासन पर भरोसा रखें। हमें विश्वास है कि जो उपद्रवी है वो बख्शे नहीं जाएंगे। और इसके अलावा उन्होंने कमेटी की ओर से मदद देने का आश्वासन दिया है। वही हाथरस के हालात समझने में फेल हुए हैं अफसर, एसआईटी प्रमुख ने कहा है। तो वहीं पूरे मामले में कार्रवाई तेज हो गई है और आज सुबह 11 बजे न्यायिक जांच आयोग हाथरस पहुंचेगा। तो इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ मोहम्मद कलीम लाइव जुड़ चुके हैं। कलीम, जिस प्रकार से बड़ी गिरफ्तारी हुई है, कहां से ये गिरफ्तारी हुई है? देखिए आरती जी, जिस तरीके से हाथरस भगदड़ कांड की अगर बात की जाए जिसमें 123 लोगों की मौत हुई थी, इस मामले को लेकर के जो जांच पड़ताल चल रही थी, गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे थे, जिसमें 6 लोगों की गिरफ्तारी पहले ही की जा चुकी थी। लेकिन अगर मुख्य आरोपी वेद प्रकाश की अगर बात की जाए तो वेद प्रकाश पुलिस की गिरफ्त से दूर था, जिसके ऊपर 1 लाख का इनाम भी घोषित किया गया था। लेकिन 1 लाख का इनाम घोषित होने के बाद उसकी गिरफ्तारी जिस तरह से दिल्ली से हुई नाटकीय ढंग से, उसमें साफ तौर से यह बताया गया है कि मुख्य आरोपी जो वेद प्रकाश है उसकी गिरफ्तारी ना करके उसने खुद को सरेंडर कराया। यानी कि बताया जा रहा है कि दिल्ली के एक अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था, वो हार्ट का मरीज भी था। क्योंकि जिस तरीके से ये जो घटना हुई है, उस घटना के बाद से इसको एक शॉक लगा और उसके बाद से ये हॉस्पिटल में भर्ती हुआ था दिल्ली में। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से यूपी से वो दिल्ली पहुंचा और दिल्ली में वो भर्ती हुआ, पुलिस को कानो कान भनक भी नहीं लगी। और उसी के बाद अगर दूसरी बात की जाए, जिस तरीके से भोले बाबा की उनकी गिरफ्तारी की को लेकर के जिस तरीके से पुलिस कह रही थी कि वो फरार है, लेकिन अब उनका बयान भी सामने आ चुका है। क्योंकि जो उनके अधिवक्ता की अगर बात की जाए, जो उनका पक्ष लगातार रख रहे हैं एपी सिंह, उनके द्वारा भी बयान में ये साफ तौर से कहा गया था कि जो बाबा है वो फिलहाल फरार नहीं है। और फरार ना होने के साथ साथ जब कलीम, जिस प्रकार से पूछताछ के लिए बुलाएगी, शाम को गिरफ्तारी होती है, उसी के तुरंत बाद बाबा का वीडियो वायरल हो जाता है, वो सांत्वना देते हुए नजर आते हैं। देखिए जाहिर सी बात है, क्योंकि जिस तरीके से उसकी गिरफ्तारी होती है उसमें कहीं ना कहीं नाटकीय ढंग जो सामने आ रहा है उसको लेकर के भी इंकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि आज जिस तरीके से घटना को 1 सप्ताह बीतने को है और 1 सप्ताह बाद गिरफ्तारी होती है और गिरफ्तारी के बाद एकाएक जो बाबा का बयान सामने आता है। क्योंकि पुलिस जिस तरीके से अगर बात की जाए, पुलिस कहती है कि वो फरार है, और अगर फरार है तो फिर ये एकाएक बयान कैसे सामने आया? और बयान सामने आने के बाद पुलिस पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए, जिस तरीके से एसआईटी की टीम जांच कर रही है, आगरा एडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ की बात की जाए तो उन्होंने जिस तरीके से अपनी रिपोर्ट तैयार की है, रिपोर्ट में साजिश का जिक्र तो उनके द्वारा किया ही गया है। क्योंकि उनके द्वारा साफ तौर से कहा गया है कहा है कि हाथरस के हालात समझने में अफसर फेल साबित हुए हैं।
देखिए, जिस तरीके से अफसर जो फेल साबित होने की जो बात है, क्योंकि अभी तक जो रिपोर्ट तैयार हुई है, जो 100 लोगों के जो बयान दर्ज किए गए हैं, उसमें जो साजिश की बात है, वो साजिश की बात भी कहीं ना कहीं उन्होंने जिक्र किया है कि साजिश के तहत ये पूरी भागदड़ की गई है। लेकिन जी अगर साजिश के तहत ये पूरी भागदड़ की गई है और जो इसमें लापरवाही रही, जो मुख्य आरोपी रहा, उसने जिस तरीके से घटनाक्रम पूरा रचा, तो आखिर उसके पीछे वजह क्या रही? क्योंकि जी राजनीतिक जो दलों के नाम अगर सामने आने की जो बात की जा रही है, या फिर जो माफियाओं के नाम सामने आ रहे हैं, उनमें आखिर ये पूरा रोल रहा है। तो आखिर इस रोल के तहत जो 123 लोगों की मौत हुई है, तो आखिर उस मौत का जिम्मेदार किसको ठहराया जाएगा? क्या जो मुख्य सत्संग हो रहा था, उस मास्टरमाइंड सत्संग के दौरान गिरफ्तार हो चुका है। क्या लगता है अब इसकी सच्चाई खुलकर अब सभी के सामने आ जाएगी? क्या बाबा तक इस पूरे मामले की जांच की आज पहुंचती हुई नजर आ सकती है अब? देखिए, जाहिर सी बात है आरती जी, जिस तरीके से जो बात की जाए वेद प्रकाश की गिरफ्तारी के बाद, अब इस जी मामले के जो खुलासों के पन्ने हैं, वो कहीं ना कहीं खुलते हुए अब नजर आएंगे। जी क्योंकि मुख्य आरोपी जो संयोजक भी कहा जा सकता है, जो सेवादारों की अगर बात की जाए, जो 6 सेवादार इससे पहले गिरफ्तार हुए थे, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी। लेकिन इन सभी जो साजिश की अगर बात की जाए, जो रिपोर्ट में साफ तौर से अनुपम कुलश्रेष्ठ के द्वारा कहा गया है कि इस साजिश जी के तहत भगदड़ की गई थी, जिसमें 123 लोगों की मौत हुई है। तो आखिर इस साजिश के पीछे राज क्या है? उस राज का पर्दा कब तक फांस होगा? और जो बाबा की अगर बात की जाए, बाबा का इसमें क्या रोल रहा जी है? क्योंकि जिस तरह से बाबा फरार रहते हैं और फरार होने के बाद एकाएक जो उनका बयान सामने जी आता है, बयान में वो एक दुख जाहिर करते हैं। दुख जाहिर होने के साथ साथ उनको जो मदद की बात करते हैं, मदद पहुंचाने की बात करते हैं, लेकिन अभी तक इस घटना के बाद से उन पीड़ित परिजनों तक पूरे आखिर ये मामले बाबा में कलीन क्यों नहीं जांच पहुंचे, उस पर लगातार भी सवाल जारी खड़े है। होते हैं। तो न्यायिक जांच आयोग आज हाथरस पहुंचेगा। डीएम, एसपी समेत सभी अधिकारी मौजूद रहेंगे और इस दौरान हादसे का मुआयना करती हुई नजर आएगी टीम। देखिए, जाहिर सी बात है, न्याय आयोग की अगर बात की जाए, उसको 2 माह के अंदर पूरी रिपोर्ट भी सरकार को सौंपनी है। जी और वो जो सरकार को रिपोर्ट सौंपनी है, तो उसमें जो प्रमुख कारण है, यानी कि अगर उसमें छोटी छोटी जो चीजों की जांच की अगर बात की जाए, वो सभी जांचें पूरी करनी है। क्योंकि जी जिस तरीके से जो हादसा हुआ है, उस हादसे के जो प्रमुख वजह है, वो भी कहीं ना कहीं जानने का जो न्यायिक आयोग है, वो कोशिश करेगा। और इस मामले को लेकर के फिर चाहे डीएम की बात की जाए या फिर एसपी की बात की जाए, उन जी दोनों से भी बयान दर्ज किए जाएंगे। और इसके साथ ही जिस तरीके से न्याय आयोग ने कहा है कि जो घटना के दौरान जो लोग कवरेज कर रहे थे, कहीं ना कहीं उनके भी बयान लिए जाएंगे कि आखिर इस वजह के जी पीछे कारण क्या रहा है। कलीम, और इस जो पूरे मुख्य मामले आरोपी में की राजनीति पारा भी हाई होता हुआ नजर आया। जिस प्रकार से कल राहुल गांधी पहुंचे थे, तो वहीं अब आज मायावती ने ट्वीट करते हुए सरकार पर सीधे तौर पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार राजनीतिक स्वार्थ में पड़ी हुई है। बाबा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है बीएसपी की ओर से। देखिए, जिस तरीके से राजनीतिक मामले की अगर बात की जाए, तो फिलहाल ये मामला एक पूरी तरीके से राजनीतिक जो से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जी जिस तरह से पहले हाथरस घटना हुई, हाथरस घटना के बाद जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात की जाए, उन्होंने भी बंद लफ्जों में साफ तौर से जो विपक्ष पार्टी है, उन पर निशाना साधा था। लेकिन एकाएक जो बात की जाए राहुल गांधी के वहां पे पहुंचने की, तो राहुल गांधी एकाएक जो पीड़ित परिजन थे, उन तक पहुंचे। और फिर मुआवजे की जो मांग की बात की जाए, आर्थिक जो उनको मजबूती देने की बात की जाए, वो कही गई। उसके बाद एकाएक जो डेलीगेशन दूसरा पहुंचा। और अगर बात की जाए, जो जबरिया रिटायर्ड के जी नाम से जाने जाने वाले आईपीएस, वो भी वहां पर पहुंचे और उन्होंने भी एक अपनी रिपोर्ट तैयार की। अब एकाएक जो मायावती की बात की जाए, क्योंकि ये मामला एक दलितों से जुड़े होने की बात जो कही जा रही है, उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं मायावती भी अपना निशाना साधते नजर आ रही है। और उनकी भी अगर बात की जाए, जिस तरीके से अब बाबा के ऊपर कार्रवाई की जो मांग की गई है, ये जी कार्रवाई आखिर कब तक होती है, या फिर ये जो कार्रवाई की जद है, उस कार्रवाई की जद में जो सूरत बाबा है, उनको कब तक लिया जाता है? बिल्कुल फिलहाल जो कलीम, मुख्य नजर आरोपी की बनाए गिरफ्तारी रखिए। हुई। तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।